आज की जो हमारी टॉपिक है वो टॉपिक है हमारी क्या टॉपिक है आज की के रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वन इज द बॉन्ड पोलैरिटी, और बॉन्ड पोलैरिटी कहती है कि जितना पोलर और आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन ज़्यादा होगी, वो इजीली अटैक होगा किससे, न्यूक्लियोफाइल से। फिर दूसरा फैक्टर था बॉन्ड एनर्जी, कि बॉन्ड एनर्जी जितनी कम होगी उतना लिविंग ग्रुप जल्दी डिपार्ट करेगा। तो दोनों फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं रिएक्टिविटी को, पर इन दोनों में जो डोमिनेंट फैक्टर होगा, जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, जिस पे मेनली रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी, वो हमने पढ़ा था कि वो बॉन्ड एनर्जी होगा। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम जिसकी होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो हमने देखा था कि अल्काइल आयोडाइड्स जो हैं ओवरऑल वो ज़्यादा रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। फॉर द सेम अल्काइल सबस्ट्रेट अगर आयोडीन ग्रुप लगा होगा तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सबस्ट्रेट माना जाएगा। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं कि अल्काइल हैलाइड तीन किस्म के रिएक्शन शो करते हैं। नंबर वन भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नंबर टू एलिमिनेशन रिएक्शंस, और थर्ड जो होती हैं वो होते हैं फॉर्मेशन ऑफ गिरगनार रिएजेंट, गिरगनार रिएजेंट का बनना, गिरगनार रिएजेंट का बनना। तो ये तीन जो है वो क्या होते हैं ठीक है, सब टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। तो पहले की बात करते हैं हम। द फर्स्ट वन ऑफ देम इज व्हाट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली बात के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ जाए। ऐसा रिएक्शन यानी हमारे पास अगर ये कोई न्यूक्लियोफाइल है जो कि सबस्ट्रेट का पार्ट नहीं, ये हमारी सबस्ट्रेट है। ठीक है, अब सबस्ट्रेट में क्योंकि अल्काइल हैलाइड है तो इसके ऊपर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होती है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे और ये हैलाइड आयन जो है वो निकल जाए, तो नया बॉन्ड बनेगा किसके दरमियान, न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल ग्रुप के दरमियान। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल ग्रुप के दरमियान। और क्या होगा, और ये होगा कि हैलाइड जो है आपका ये लिविंग ग्रुप होगा। अब रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कितनी है और ये जो लिविंग ग्रुप है ये कितना जल्दी डिपार्ट करता है। ठीक है, तो इस चीज पे डिपेंड करती है। अब ये टाइप ऑफ रिएक्शन देखें कि एक न्यूक्लियोफाइल आया दूसरा न्यूक्लियोफाइल गया, तो इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अ रिएक्शन इन विच वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो है, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करे, उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। फिर एलिमिनेशन करेंगे पर अभी ये करते हैं। तो रिएक्शन इन विच हैलोजन एटम ऑफ अल्काइल हैलाइड इज रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है भाई, इट कैन बी OH आयन, ठीक है, इट कैन बी NH2 आयन, इट कैन बी जो है आपका OR, कोई भी हो सकता है। ठीक है, यानी इनमें से कोई भी जो है हैलाइड आयन को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, और ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है कि इन दीज रिएक्शंस चार बातें होती हैं। पहली बात कि अल्काइल हैलाइड इज अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब ये जो है आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। हमने पढ़ा था कि व्हाट इज अ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज आए, जिसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज आए। मान लें कि आपके पास OH था, तो OH लगेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगी। प्रोडक्ट क्या बनेगी, अल्कोहल। और आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है, वो अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये हैलाइड आयन निकल जाएगा और आपको अल्कोहल मिलेगा। अगर अटैकिंग रिएजेंट अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, तो अमाइनो ग्रुप आपको अमाइन देगा। अगर अल्कोऑक्सी ग्रुप है तो वो आपको ईथर देगा। इसी तरह से क्या होगा कि ये सिलसिला चलता रहेगा। तो पहली बात यह है कि अल्काइल हैलाइड एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है कि हैलोजन एटम इज अ लिविंग ग्रुप। तो ये हैलोजन एटम यहां से निकल जाएगा तो ये लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कार्बन एटम, क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस कार्बन, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ेगा और ये हैलोजन एटम यहां से निकल जाएगा। अब इन रिएक्शंस में दो इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। इन रिएक्शंस में दो इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। नंबर वन के फॉर्मेशन ऑफ ये जो नया न्यूक्लियोफाइल है और अल्काइल ग्रुप, इसके दरमियान नया बॉन्ड बनना और ये पुराना बॉन्ड टूटना। तो दो इंपॉर्टेंट इवेंट है। कौन से,
देयर आर टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन एसिड रिएक्शंस, इसको मैं सेव कर लूं। तो व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन एसिड रिएक्शंस? नंबर वन, ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड, कि भाई ये जो बॉन्ड है, ठीक है, इसका टूटना। और हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि अल्काइल आयोडाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा अल्काइल ब्रोमाइड से, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा अल्काइल क्लोराइड से, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा अल्काइल फ्लोराइड से, ठीक है। तो ये बॉन्ड जल्दी किसका टूटेगा? अल्काइल आयोडाइड का, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है बेटा। दूसरी बात क्या है कि अल्काइल और निक्लोफाइल का बॉन्ड बनना, यानी ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड क्या होगा? फॉर्म होगा, ठीक है। तो अगर बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, अगर यानी अगर ये 1 है और ये 2 है, इफ 1 and 2 यानी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स इन सेम स्टेप, अकर्स इन सेम स्टेप, गैस द मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या होगा? SN1 होगा, SN2 होगा, SN1 होगा कि SN2 होगा, क्या होगा, कौन बताएगा? तो मैकेनिज्म क्या होगा? SN1 होगा, SN2 होगा, SN2 होगा अगर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही स्टेप में होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। इफ 1 and 2 occurs in different steps, occurs in different steps, ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स में होता है, तो मैकेनिज्म क्या होगा? SN1 होगा। तो देयर आर टू मैकेनिज्म्स, तो देयर आर टू मैकेनिज्म्स प्रपोज्ड फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वन इज व्हाट? SN1 रिएक्शन, अदर इज व्हाट? SN2 रिएक्शन। डिफरेंस क्या है कि ये जो बॉन्ड टूटना और बॉन्ड बनना है, अगर ये एक ही स्टेप में होते हैं तो फिर वो बायमॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन होगा, अगर डिफरेंट स्टेप में होते हैं तो वो SN1 रिएक्शन होगा। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, रिमूव, इसको भी सेव करते हैं और हम बढ़ते हैं कि SN1 रिएक्शन क्या होते हैं। तो कल आपको बता देंगे कि आप टेस्ट कब है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, चलो इसको देख लेते हैं जरा। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन क्या होते हैं? अब SN1 स्टैंड फॉर, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। इसकी पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, उसके बाद सेकंड स्टेप में जाके आपका न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का नया बॉन्ड बनता है, ठीक है, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का नया बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होगा SN1 और SN2 रिएक्शन में? तो हमारे पास जो है, अगर हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, यूनि मीन्स 1, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब हुआ कि SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा इसको ब्रीफ कर लें, उसके बाद किस लैंग्वेज में भी आते हैं, ठीक है। पहली बात कि हमारे पास जो है कोई अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। मान लें कि हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, दिस इज व्हाट, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। आपने क्या किया? आपने इसको मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में डाल के छोड़ दिया, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में डाल के छोड़ दिया। अब ये स्लाइटली पोलर सॉल्वेंट है, आहिस्ता आहिस्ता आयनाइजेशन होगी, ठीक है। आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मिलेगी, 2 प्रोडक्ट्स मिलेगी, CH3 प्लस उसके बाद क्या मिलेगा आपको?
OCH3। ठीक है, तो जब भी आप SN1 मैकेनिज्म से रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो SN1 रिएक्शन से रिएक्ट कराने के लिए, ठीक है, आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। वन इज कॉल्ड इन्वर्जन, अदर इज कॉल्ड रिटेंशन। तो इसमें ये जो प्रोडक्ट बनती है ये 50-50 बनती है। तो 50% इन्वर्जन बनती है, 50% रिटेंशन। अब इसका मतलब क्या होता है थोड़ा मैं आपको बता दूं। अब इन्वर्जन और रिटेंशन का मतलब ये होता है कि मान लें यहां से ये लीविंग ग्रुप है, ठीक है, लीविंग ग्रुप कहां से निकल रहा है? फ्रंट साइड से निकल रहा है, यानी राइट साइड से निकल रहा है। अगर जहां से लीविंग ग्रुप निकला है उसी जगह पे देखें, उसी जगह पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल लगा है, मिथॉक्सी ग्रुप उसी जगह पे लगा है, ठीक है, तो इसको रिटेंशन कहते हैं, यानी वहीं पे न्यूक्लियोफाइल लगा जहां से लिविंग ग्रुप क्या हुआ था? डिपार्ट हुआ था। अगर लिविंग ग्रुप इस साइड पे था पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल उसकी अपोजिट साइड से लगा है, तो इसको इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो 50-50% जो आपको मिक्सचर मिलेगा इसको हम कहते हैं रेसीमेट मिक्सचर, रेसीमेट मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, रेसीमेट मिक्सचर कहते हैं। तो ये तो हो गया रिएक्शन के SN1 रिएक्शन में आपको 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन मिलेगी। ठीक है, अब मैकेनिज्म जो है इसका वो दो स्टेप में होगा, मैकेनिज्म दो स्टेप में होगा, तो आए उसको कर लेते हैं। तो रिटेंशन और इन्वर्जन में आपको फर्क समझ आ रहा है? रिटेंशन और इन्वर्जन में आपको कोई फर्क समझ आ रहा है बेटा? या ये समझ आ रहा है कि ये क्या चीजें होती हैं? थोड़ा जल्दी बताएं। तो रिटेंशन और इन्वर्जन आपको समझ आ रहा है? ओके, तो चलें भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये रिएक्शन दो स्टेप में होता है। स्टेप वन जो होता है, स्टेप वन होता है आपका सिलो आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ये पहला स्टेप जो होता है वो स्लो होता है और उसमें सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आयनाइज होता है। अब आयनाइजेशन के लिए आपको पोलर सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट चाहिए, तो पोलर सॉल्वेंट मिथाइल अल्कोहल हमने लिए, तो उसमें इसको क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे। तो जैसे ही हम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को CH3Cl इसको हमने क्या किया कि मिथाइल अल्कोहल में डिसॉल्व किया, मिथाइल अल्कोहल में, तो ये स्लो होगा। स्लो होगा तो इसमें क्या होगी? आयनाइजेशन होगी। ठीक है, आयनाइजेशन कैसे होगी? क्योंकि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से बांड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बांड टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कार्बोनियम आयन, हेटेरोलाइटिक बांड फिशन होगी और हमें मिलेगा यहां पे क्या? क्लोराइड है। ठीक है, तो इस पे कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। हमें क्या मिला? कार्बोनियम आयन। ठीक है, तो हमें मिला कार्बोनियम आयन किसकी? इसकी आयनाइजेशन से। तो ये पहला जो स्टेप होता है वो एक स्लो स्टेप होता है और ये आयनाइजेशन होती है, इसमें आयनाइजेशन होती है। और आयनाइज करने के लिए किसी भी पोलर कंपाउंड को आयनाइज करने के लिए वी नीड अ पोलर सॉल्वेंट, हमें पोलर सॉल्वेंट जो है मिलेगी। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट है हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनाएगा कार्बोनियम आयन, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनाएगा कार्बोनियम आयन। ठीक है, तो कार्बोनियम आयन जब बनेगा तो ये स्टेप स्लो होता है। अब स्टेप में देखें आपको कहीं पे भी जो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ क्या हुई है? आयनाइजेशन हुई है, सिर्फ क्या हुई है? आयनाइजेशन हुई है। तो इसका जो रेट होगा इट इज स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो ये स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और इसमें आपको रेट इक्वेशन अगर बनानी हो तो आप क्या लिखोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट और एक्स। और यहां पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो आप इसको हटा दें, आपकी मर्जी है। ठीक है, ना लिखें आपकी मर्जी है, अगर लिखें फिर भी आपकी मर्जी, लिखेंगे तो ऊपर जीरो लगाएंगे,
क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपको न्यूक्लियोफाइल दिखाई नहीं दे रहा, आपको न्यूक्लियोफाइल दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्या समझते हो? तो इसका जो रेट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, और इट्स रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, its rate is independent of what? Rx और न्यूक्लियोफाइल। किसके इंडिपेंडेंट होगा? किसके इंडिपेंडेंट होगा? कौन बताएगा? तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी किसकी होगी? यानी इस पे रेट डिपेंड नहीं करेगा, इस पे रेट डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी बात, इस स्टेप में हुआ क्या? आयनाइजेशन हुई है। तो आयनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है कि पोलर सॉल्वेंट होनी चाहिए। तो स्टेप 1 में आयनाइजेशन होती है, ये स्टेप स्लो होता है, स्लोली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में आपका सबस्ट्रेट आयनाइज होता जाएगा और कार्बोनियम आयन बनता जाएगा। जब तक कार्बोनियम आयन नहीं बनेगा तब तक सेकेंड स्टेप नहीं होगा। तो पूरा का पूरा टाइम किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो इस स्टेप में ओनली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। और इस स्टेप में क्या बना है? इस स्टेप में कार्बोकेटाइन बना है, कार्बोकेटाइन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है, कार्बोकेटाइन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है, ठीक है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट, दो बातें जहन में रखनी है। अगर आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, तो इसकी जो रिएक्टिविटी होगी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टेबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। तो अगर आपके पास ये रिएक्टेंट है, इसकी रिएक्टिविटी जो है, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? इसकी रिएक्टिविटी इसकी स्टेबिलिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। पर अगर आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट है, गौर से देखना ये बात, अगर आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट सच एज कार्बोकेटाइन है, ठीक है, तो इसकी जो रिएक्टिविटी है, इसकी जो रिएक्टिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टेबिलिटी। अब ये बात समझने की कोशिश करें कि अगर रिएक्टेंट स्टेबल होगा तो वो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा ही नहीं। पर अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट सच एज कार्बोनियम आयन का क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट है, अगर ये स्टेबल होगा तो फिर क्या बनेगी? प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी स्टेबिलिटी पे, क्योंकि ऑलरेडी बॉन्ड बन चुका है। अब ये एक इंटरमीडिएट है, तो थोड़ा सा अगर ये स्टे कर लेगा तो प्रोडक्ट बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। यहां पे देखें कि भाई ये रिएक्शन प्रोफाइल है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड यहां से शुरू हुआ, ठीक है, इधर आके ट्रांजिशन स्टेट बनी, ठीक है, इधर जाके प्रोडक्ट बनेगी। अब यहां पे कार्बोनियम आयन बना है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट पे कार्बोनियम आयन बना है, ठीक है। तो कार्बोनियम आयन, अगर हमने पढ़ा था कि अगर जो आपका सब्सटेंस है उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी है, मान लें कि इसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी है, अब प्रोडक्ट बनाने के लिए एक और चीज नेसेसरी है, वो क्या है? अब प्रोडक्ट बनाने के लिए इसको और क्या चाहिए? क्योंकि इसके पास एनर्जी तो है, और क्या चाहिए? किसी को पता है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए इसके पास रिक्वायर्ड एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी पूरी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है। अब और क्या चाहिए? हु विल टेल? कौन बताएगा? अब और क्या चाहिए हमें? बिल्कुल नंदनी, सही कहा आपने। अब क्या होना चाहिए कि इफेक्टिव कूलियन होना चाहिए, इफेक्टिव कूलियन, ठीक है, इफेक्टिव कूलियन। अब ये, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन स्टेट होते हैं या रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। अब अगर ये हाईली अनस्टेबल हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट कब बनेगी? जब ये इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे। पर ये हाईली अनस्टेबल हैं। अगर थोड़ा सा स्टे करेंगे, थोड़ा गौर से समझना, अगर थोड़ा सा, ये माइक्रो सेकंड के लिए जनरेट होते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा सा स्टे करेंगे तो दूसरा मॉलिक्यूल आके इससे कोलाइड करेगा और प्रोडक्ट बनेगी। पर अगर उसके कोलाइड करने से पहले ही ये, फिर क्या चांस होता है? तो अगर इफेक्टिव कूलियन होगा, इफेक्टिव कूलियन होगा तो ये प्रोडक्ट में जाएगा। अगर यानी ये बिल्कुल शॉर्ट लिविंग है, इतना स्टे नहीं करता, तो फिर ये वापस कहां आएगा? रिएक्टेंट की तरफ आएगा। तो जो चांसेस होते हैं, तो अगर ये स्टेबल होगा यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट बनेगी, अगर अनस्टेबल होगा तो वापस वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट आया होगा,
क्योंकि इसके पास दोनों चॉइसेस होती हैं, प्रोडक्ट में जाए या वापस रिएक्टेंट में आए, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी हाई होती है। तो अगर ये थोड़ा स्टे कर लेगा तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, वो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी। ये बात समझ आई कि नहीं, पहले ये बताएं। हैव यू गॉट द पॉइंट कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? शाबाश बेटा। बस ये चीज जो है आपको फोकस में रखनी है और जहन में रखनी है। दिस थिंग, डोंट फॉरगेट दिस थिंग। हैव यू गॉट द पॉइंट कि रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा, कार्बोनियम आयन जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा। हैव यू गॉट द पॉइंट गाइस? हेलो, हेलो, चलो ओके। इतना देर से रिप्लाई पता नहीं क्यों आता है, सिस्टम स्लो है या आप लोग स्लो हो गए हो। तो स्टेप 1 में यही होता है। स्टेप 1 के लिए हमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड चाहिए। टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्यों चाहिए? क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन देगा। अब जितना रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी। तो SN1 रिएक्शन के लिए जो फेवरेट सबस्ट्रेट है दैट इज अ टर्शरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि वो स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन देगा। दूसरी बात कि इसमें आयनाइजेशन होती है, तो आयनाइजेशन के लिए हमें पोलर सॉल्वेंट चाहिए। तीसरी बात कि इसमें सिर्फ बॉन्ड ब्रेक होगा, बनेगा नहीं, बनेगा अगले स्टेप, ठीक है। चौथी बात कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, तो इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। तो इसका रेट जो है वो सिर्फ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 फास्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल हमारी जो सॉल्वेंट हमने यूज की है वही है, ठीक है। तो पहले स्टेप में सिर्फ उसने आयनाइजेशन की, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि हमारा ये जो कार्बोकेटाइन है, ये जो कार्बोकेटाइन है, ठीक है, इसको क्या होगा कि मिथाइल अल्कोहल जो हमने सॉल्वेंट यूज की है, मिथाइल अल्कोहल जो हमने सॉल्वेंट यूज की है, उसका जो ऑक्सीजन है वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। उसका जो ऑक्सीजन है वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। वीक न्यूक्लियोफाइल, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होगा? अब होगा ये, सॉरी मैंने पॉजिटिव लगा था, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। कार्बन पे कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव। और जो कार्बोनियम आइन होता है, और जो कार्बोनियम आइन होता है, कार्बोनियम आइन और कार्बोकेटाइन कह लें, इट इज ट्राइगोनल। ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बोले तो एंगल कितनी होगी? 120। और प्लेनर होता है, प्लेनर होता है, ठीक है। तो यहां पे देखें कि इस न्यूक्लियोफाइल के पास दो चॉइसेस हैं। न्यूक्लियोफाइल के पास दो चॉइसेस हैं कि बैक साइड अटैक करे या फ्रंट साइड अटैक करे। तो अगर फ्रंट साइड अटैक करेगा, फ्रंट साइड अटैक करेगा तो हमें प्रोडक्ट जो है वो क्या मिलेगी? रिटेंशन। प्रोडक्ट क्या मिलेगी बेटा? रिटेंशन, ठीक है। प्रोडक्ट मिलेगी रिटेंशन। अगर बैक साइड अटैक करेगा हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी? सॉरी, OCH3। अगर बैक साइड अटैक करता है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी? इन्वर्जन। तो SN1 में दोनों प्रोडक्ट बनती हैं, इन्वर्जन भी बनती है, ठीक है, और रिटेंशन भी बनती है, रिटेंशन भी बनती है। 50% इसके बनने के चांसेस होते हैं, 50% इसके बनने के चांसेस होते हैं। अगर आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो आपको रेसीमेट मिक्सचर मिलेगा। इस मिक्सचर को क्या कहेंगे? 50-50 को, इसको हम कहते हैं रेसीमेट मिक्सचर। रेसीमेट मिक्सचर, ठीक है। तो अगर हमारा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, अगर हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो प्रोडक्ट हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगी। प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी? ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन। इसका मतलब हुआ कि 50% आपको डी आइसोमर मिलेगा, 50% आपको एल आइसोमर मिलेगा।
तो ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगी, पोलैरिमीटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि भाई इसकी ज्यादा एक्सटेंट कौन सी है, क्लॉकवाइज रोटेट करने की या एंटी क्लॉकवाइज की। तो अगर आपका सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है तो आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपका टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट इनएक्टिव मिलेगी, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट SN1 रिएक्शन। इसको पढ़ लेते हैं कि अब है क्या चीज। इट इज 2-स्टेप यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम फ्रंट एंड बैक साइड। हमने देखा कि न्यूक्लियोफाइल जो है फ्रंट बैक साइड से भी अटैक कर सकता है कार्बोनियम आयन को, और फ्रंट साइड जहां से लिविंग ग्रुप डिपार्ट हुआ था वहां से भी कर सकता है। उसके बाद क्या चीज है, द फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में सिंपली यही होता है कि हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन होती है, ये स्लो होता है, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। आयनाइजेशन अकर्स इन पोलर सॉल्वेंट, हेंस इंक्रीज इन पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन ओवर कह लें SN2। तो जितनी आप सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ाते जाओगे SN1 फेवर होगा ओवर व्हाट SN2। उसके बाद क्या है कि एज ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्वड इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हेंस इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका जो रेट है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, पर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है कि एज टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल या मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी, हेंस टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है इसका बेस्ट सबस्ट्रेट होगा टू अंडरगो SN1 रिएक्शन। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रिएक्टिविटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो कार्बोकेटाइन कौन स्टेबल देगा, वो आपको टर्शियरी अल्काइल हैलाइड देगा। इस वजह से टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इसका मोस्ट रिएक्टिव जो है, सॉरी मोस्ट फेवरेट सबस्ट्रेट होगा SN1 रिएक्शन का, ठीक है बेटा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये रिएक्टिविटी कंपैरिजन है कि अगर हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, अगर उसका रिलेटिव रेट जो है 1 है, ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल उससे 12 टाइम्स फास्ट रिएक्ट करेगा टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। अब टर्शियरी को जरा देखें कि 1 करोड़ 20 लाख, एक सेकंड मुझे गिनने दें, तो 1 करोड़ 20 लाख मर्तबा जो है ये ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म, ठीक है, एज कंपेयर टू व्हाट प्राइमरी। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा, और SN1 रिएक्शन की रिक्वायरमेंट यही है कि उसके पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कार्बोकेटाइन इज ट्राइगोनल एंड प्लेनर, न्यूक्लियोफाइल हैज इक्वल चांसेस टू अप्रोच इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम आइदर फ्रंट और बैक साइड। ये भी हमने पढ़ा कि भाई ये ट्राइगोनल और प्लेनर है, तो न्यूक्लियोफाइल के पास बहुत ऑप्शंस ओपन है, फ्रंट भी बैक भी। इस वजह से हमें 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन यानी रेसिमाइजेशन होती है, ठीक है। इफ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट अंडरगोज रेसिमाइजेशन, द प्रोडक्ट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मैंने आपको बताया कि अगर हमारा जो सबस्ट्रेट है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अगर हमारा सबस्ट्रेट ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगी, ठीक है बेटा। इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप फास्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन टू गिव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देने के लिए अब कार्बोकेटाइन रिएक्शन करेगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। इन SN1 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिसिटी हैज नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, कि न्यूक्लियोफाइल पे रेट डिपेंड नहीं करता, यानी अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें dx/dt इक्वल्स टू k, तो रेट इसकी कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पे, ठीक है, पर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसके ऊपर पावर 0 लगाएंगे, इसके ऊपर 1 लगाएंगे, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बट इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। उसके बाद और दूसरी बात कि स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल,
generally solvents weak nucleophile act as a nucleophile, hence these reactions are also called solvolysis reaction. इसमें जो हम पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा वही एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। अब वो वीक न्यूक्लियोफाइल था, हमने पढ़ा था ना कल, बल्कि लास्ट लेक्चर में, कि ये जो भी चार्ज आपका सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रोफाइल हो या न्यूक्लियोफाइल हो, इट मस्ट बी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन व्हाट इस न्यूट्रल सब्सटेंस जिससे वो बना है। तो ये क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो हम वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ ही SN1 रिएक्शन कर सकते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्योंकि इसमें कार्बोनियम आयन बनता है, क्योंकि इसमें क्या बनता है, कार्बोनियम आयन। अब कार्बोनियम आयन इटसेल्फ क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब आपका न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल वीक है या न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, इन आइदर कंडीशन। ठीक है, इन आइदर कंडीशन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ये इजिली इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनियम आयन स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ये इजिली इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिसिटी का कोई रोल नहीं होता। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग यूज करें या वीक यूज करें, रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना ही होगा मनीष। तो इसको भी सेव करते हैं। उसके बाद रिएक्शन हमने कर लिया ऑलरेडी। तो अब बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होते हैं। तो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होंगे कि अगर न्यूक्लियोफाइल कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, उसी वक्त जैसे ये बॉन्ड बन रहा है उसी वक्त लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो रहा है, उसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो अगर दोनों चीजें, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही स्टेप में हो रही हैं, अगर दोनों चीजें, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही स्टेप में हो रही है, तो आपका जो वही एक ही सिंगल ही स्टेप है, तो वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। आप दोनों चीजें इन्वॉल्व हुए, सबस्ट्रेट भी उसी स्टेप में रिएक्ट कर रहा है और आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी उसी में ही घुसा हुआ है। ठीक है, तो रेट जो है वो दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करेगा। तो SN2 इस वजह से क्या होता है, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कर लें या पहले रिएक्शन कर लेते हैं कुछ। तो अगर हमारे पास यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी इसकी बात करें तो क्या चीज है ये SN2 रिएक्शन है। ठीक है बेटा, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, SN2 रिएक्शन में ये होता है कि आपके पास कोई ना कोई सबस्ट्रेट होना चाहिए। से मेरे पास मिथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि इसको चले मिथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट यूज करता हूं। ठीक है, पर मैंने न्यूक्लियोफाइल थोड़ा जो है स्ट्रॉन्ग लिया। ठीक है, क्यों लिया उसका रीजन मैं आपको बाद में बताता हूं। ठीक है, अब होगा क्या कि भैया ये जो रिएजेंट है इसमें मिथॉक्सी ग्रुप जो है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये मिथॉक्सी ग्रुप आके इस पे लगेगा और ब्रोमीन निकल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, CH3O, उसके बाद क्या है CH3 प्लस NaBr। अब हमें इस रिएक्शन में 100% इन्वर्जन मिलती है, 100% बैक साइड अटैक होगा, 100% बैक साइड अटैक होगा, फ्रंट साइड अटैक नहीं होगा। ठीक है, फ्रंट साइड अटैक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसको भी देखते हैं। तो अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, अगर हम बात करें किसकी चीज की, मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म में क्या होगा, मैकेनिज्म में ये होगा कि ये जो आपका क्या कहते हैं मिथॉक्साइड आयन है, ठीक है, उसके बाद क्या चीज है, मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब होगा क्या
इसके ऊपर चार्ज कौन सी है, पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास कौन सी है, कंप्लीट नेगेटिव। अब बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट में ये होगा कि ये जो मिथाइल है, ठीक है, ये मिथाइल कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद ये वाला जो बॉन्ड है जो ब्रोमीन के साथ है, और ये वाला बॉन्ड जो नया बनेगा, ठीक है, तो एक ही स्टेप में ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर, अनशेयर्ड पेयर, बॉन्डिंग पेयर लेके जाने वाला है, ठीक है। तो दोनों चीजें एक ही स्टेप में होगी, दोनों चीजें एक ही स्टेप में होगी। तो यहां पे ट्रांजिशन स्टेट में, क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप है, ठीक है, तो इसमें आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी। कौन सी, इसका जो रेट है, इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है यही है, क्योंकि एक ही स्टेप है तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या आपको नजर आ रहा है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। उसके बाद आपको न्यूक्लियोफाइल भी दिखाई दे रहा होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो जैसे ही ये बॉन्ड बन जाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, पर हो सेम ही स्टेप में रहा है। तो दोनों बॉन्ड, ये क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन। उसके बाद ये क्या हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, पर दोनों सेम स्टेप में हो रहे हैं। तो जैसे ये बॉन्ड बन जाएगा, अब देखिए कि न्यूक्लियोफाइल के पास चॉइस क्या है, क्योंकि फ्रंट पे ऑलरेडी एक आपका नेगेटिव पार्ट लगा हुआ है, लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, अभी तक वो डिटेच नहीं हुआ, उसी को ये उसी स्टेप में क्या करेगा, डिटेच करेगा, ठीक है। तो उसी स्टेप में जब बैक साइड ये अटैक करेगा तभी ये फ्रंट से क्या हो सकता है, निकल सकता है। तो फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं, ओनली पॉसिबिलिटी है बैक साइड अटैक की। तो हमें 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगी, यानी ये आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल मिथाइल इस बैक साइड पे लगेगा और ब्रोमाइड आयन यहां से निकल गया, जिसने सोडियम के साथ मिलकर क्या बनाया, सोडियम ब्रोमाइड बनाया। सोडियम के साथ क्या बनाया, सोडियम ब्रोमाइड बनाया, ठीक है। आ जाए, अभी है क्या चीज, इट इज वन स्टेप बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप कहां से डिपार्ट हो रहा है, लिविंग ग्रुप तो फ्रंट साइड से डिपार्ट हो रहा है, तो ये कहां से अटैक कर रहा है, ओनली फ्रॉम द बैक साइड। SN1 में क्या हो रहा था कि कार्बोनियम आयन बना हुआ था, तो वो तो प्लेनर था, तो दोनों साइड ओपन थी अटैक करने के लिए। यहां पे सिर्फ एक ही साइड है, वो कौन सी है, बैकवर्ड साइड, ठीक है बेटा। उसके बाद इट इज वन स्टेप बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि दो मॉलिक्यूल हैं जिन पे रिएक्टिविटी डिपेंड कर रही है, एक आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, दूसरा आपका क्या चीज है, दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल है। इन दिस मैकेनिज्म ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड, ये एक ही स्टेप में हो रहे हैं, इसलिए ये बायोमॉलिक्यूलर होता है। As two molecules are involved in rate determining step, hence it is second order reaction. The rate of SN1 reaction is directly proportional to the concentration of substrate molecule as well as concentration of nucleophile. दोनों की concentration पे depend करता है। Ionization does not occur in SN2 reaction, hence non-polar or polar aprotic solvent. अब ये क्वेश्चन जहन में रखें, DMSO डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, DMSO का फार्मूला ये है, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ठीक है। DMSO सॉल्वेंट यूज, ये एक प्री एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि SN2 रिएक्शन करने के लिए, देखिए हमारे बुक में अगर देखें तो वो लिखा हुआ है नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए। और मजे की बात यह है कि जब ये क्वेश्चन एंट्री टेस्ट में आया था तो उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट भी दी हुई थी, पर करेक्ट ऑप्शन ये दिया हुआ था DMSO। अब ये क्या चीज है, ये पोलर सॉल्वेंट है पर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। अप्रोटिक सॉल्वेंट और अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। प्रोटिक सॉल्वेंट उसको कहते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करे, ठीक है। अप्रोटिक उसको कहते हैं जो पोलर हो और प्रोटॉन डोनेट ना करे। अब देखें वाटर में हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करेगा, अल्कोहल प्रोटॉन डोनेट करेगा, फिनोल प्रोटॉन डोनेट करेगा, ठीक है। अमोनिया प्रोटॉन डोनेट करेगा, पर इसके पास जो पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड ये वाला है, इसमें कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये पोलर होगी पर अप्रोटिक होगी, पोलर होगी पर अप्रोटिक होगी। तो इसके लिए ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, क्योंकि इसमें हमने आयनाइजेशन नहीं करानी, तो अगर आप सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ा दोगे तो मैकेनिज्म SN2 से SN1 की तरफ चला जाएगा, क्योंकि मोर पोलर सॉल्वेंट आयनाइजेशन कराएगी, कार्बोकेटाइन बनाएगी, और कार्बोकेटाइन बनेगा तो फिर मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, फिर हम SN2 टू SN1 हो जाएगा, ठीक है, SN2 टू SN1। उसके बाद इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल।
इसको स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। क्यों चाहिए? अब यहां पे देखें, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल, ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल इसको लिविंग ग्रुप को डिपार्ट नहीं कर सकता। वी नीड अ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। हमने SN1 में क्या देखा था कि SN1 में हमने क्या देखा था, थोड़ा पीछे जाएं। तो SN1 में ये सीन था कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये खुद स्ट्रांग होता है, इलेक्ट्रोफाइल पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। जबकि SN2 में क्या हो रहा है, SN2 में ये हो रहा है कि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इस कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो इसको अटैक करने के लिए, पेयर देने के लिए स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अगर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा तो लिविंग ग्रुप को डिपार्ट करेगा, अगर वीक होगा तो इसमें सॉल्वेंट SN2 में यहां पे हमने देखा था कि इसको सॉल्वोलाइसिस भी कहते हैं, यानी जो सॉल्वेंट यूज करें वही रिएक्शन करा देगी। पर इसमें सॉल्वेंट नहीं, हमें स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल अलग से चाहिए। तो हमने रिएक्शन कैसे किया है देखें जरा। तो हमने क्या किया है कि हमने सॉल्वेंट के साथ, मिथाइल अल्कोहल के साथ एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल यूज किया है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर SN2 से रिएक्शन नहीं होगा और SN1 से भी कम होगा। क्यों? कि आपको कार्बोकेटाइन क्या मिलेगा, अनस्टेबल मिलेगा, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या कि पोलर सॉल्वेंट इज नॉट यूजफुल फॉर SN2 बिकॉज ऑफ टू रीजन। दो रीजन होते हैं कि हम पोलर सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते। एक नंबर 1 ये है कि पोलर सॉल्वेंट क्या करेगी, पोलर सॉल्वेंट आयनाइजेशन कराएगी। पोलर सॉल्वेंट क्या कराएगी, आयनाइजेशन कराएगी। तो आयनाइजेशन तो कार्बोकेटाइन बनते हैं, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो रिएक्शन तो SN1 मोड पे चला जाएगा। तो SN2 मोड पे रहने के लिए जरूरी है कि आयनाइजेशन ना हो, ट्रांजिशन स्टेट बने, कार्बोकेटाइन ना बने। दूसरी बात कि अगर हम पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, अगर हम पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल को सराउंड कर लेगी। वो न्यूक्लियोफाइल को क्या कर लेगी, सराउंड कर लेगी और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करेगी। तो पोलर सॉल्वेंट जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगी, कम करेगी। और हमें SN2 रिएक्शन के लिए स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो पोलर सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर रही है, इस वजह से हम पोलर सॉल्वेंट नहीं यूज करेंगे। हम या तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे या फिर जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे। तो मैकेनिज्म आपका SN2 की तरफ होगा, मैकेनिज्म आपका SN2 की तरफ होगा। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? ये मैंने आपको बताया, ठीक है, कि इट डिक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन, पोलर सॉल्वेंट। इट प्रोमोट्स आयनाइजेशन एंड फोर्स सबस्ट्रेट टू अंडरगो SN1 इंस्टेड ऑफ, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कैन अप्रोच इलेक्ट्रोफाइलिक कार्बन फ्रॉम बैक साइड अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप, हेंस 100% इन्वर्जन बनेगी, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट गिव इन्वर्टेड प्रोडक्ट, डेक्स्ट्रो बिकम्स लिवो एंड लिवो है तो वो डेक्स्ट्रो हो जाएगा, ठीक है। मिथाइल हैलाइड इज बेस्ट सबस्ट्रेट। तो जितना क्राउडिंग कम होगी, जितना सबस्ट्रेट के कार्बन पे जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इजिली न्यूक्लियोफाइल पहुंच सकेगा, तो वो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा बेहतर होगा जिसके ऊपर, यानी अल्फा कार्बन के ऊपर सब डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम हो। तो जितने छोटे छोटे ग्रुप लगे होंगे तो न्यूक्लियोफाइल इजिली अप्रोच कर पाएगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में हो रही है। तो इस वजह से ज्यादा झुमट ना लगा हो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के बाहर, वो खुला ढुला होना चाहिए। द ऑर्डर इज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। द ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ कार्बोकेटाइन, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग और क्राउडिंग। तो जैसे जैसे हम ब्रांचिंग बढ़ाएंगे, अब यहां पे देखें आपने बड़े कार्बन लगा दी, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ठीक है, इसका हाइड्रोजन इधर है, इधर है, इधर है। तो ये न्यूक्लियोफाइल को रुकावट डालेगा, यहां तक पहुंचने नहीं देगा। दिस इज द टारगेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जितने आप बड़े ग्रुप लगाएंगे, यहां पे देखिए छोटे छोटे ग्रुप है, यहां पे देखिए छोटे छोटे ग्रुप हैं, तो न्यूक्लियोफाइल छोटे ग्रुप से इस कार्बन की तरफ पहुंच जाएगा। पर यहां पे बड़े बड़े ग्रुप हैं तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे पहुंच नहीं सकेगा जो उसका टारगेट है, ठीक है। तो अगर आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो SN2 रिएक्शन से उसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी लेस देन 1 होगी, ठीक है। तो सेकेंडरी की जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, और जो प्राइमरी है उसकी 40,000 होगी
और जो आपका मिथाइल हैलाइड है वो तकरीबन 20 लाख मर्तबा जो है ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी आर्डर किस वजह से है कि न्यूक्लियोफाइल कितना इजीली इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर पहुंचता है। तो जितने आप बड़े बड़े ग्रुप लगा दोगे तो न्यूक्लियोफाइल नहीं पहुंच पाएगा। इस चीज को कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, रुकावट पैदा करेंगे वो। किसमें रुकावट पैदा करेंगे? न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे पहुंचने नहीं देंगे। तो ये रुकावट काज करते हैं, इस वजह से ये होता है। ठीक है बेटा, तो इसको मैं सेव करता हूं। एलिमिनेशन रिएक्शन का सीन कुछ इस तरह से होता है कि जो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल होता है इसमें दो रिएक्टिव साइट होती हैं। जो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल होता है इसमें दो रिएक्टिव साइट होती हैं। कैसे दो रिएक्टिव साइट होती हैं कि अगर CH3 है, उसके बाद यहां पे हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहां पे CH2 कुछ भी लगा हुआ है, ब्रोमीन, मान लें कि यहां पे ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो कार्बन है इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। ये जो अल्फा कार्बन है ये अल्फा कार्बन होता है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों होता है? क्योंकि ये डायरेक्टली बॉन्डेड टू किसके साथ है? ब्रोमीन के साथ। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होती है। और ये जो बीटा कार्बन होता है, ठीक है, बीटा कार्बन के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो मान ले आपके पास एक सबस्टेंस आ रहा है, एक सबस्टेंस है जो X है, उसके पास एक अनशेयर्ड पेयर है। एक सबस्टेंस है जो X है, उसके पास एक अनशेयर्ड पेयर है। ठीक है, अब ये जो अनशेयर्ड पेयर वाला है ये न्यूक्लियोफाइल भी है और ये बेस भी है। तो बेस भी यही है, न्यूक्लियोफाइल भी यही है। तो पता कैसे चले कि भाई बेस है या न्यूक्लियोफाइल है? तो ये X न्यूक्लियोफाइल तब होगा इफ इट अटैक्स ऑन अल्फा और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। कि अगर ये इलेक्ट्रोफाइलिक कार्बन पे, यानी अगर ये यहां पे अटैक करता है तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, यहां पे अटैक करेगा तो क्या करेगा? इस ब्रोमीन को रिप्लेस कराएगा। ठीक है, तो अगर यानी अल्काइल हैलाइड में मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दो रिएक्टिव साइट हैं। वन इज द अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होती है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे से बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, हेलोजन एटम डिपार्ट कर जाएगा। दूसरी रिएक्टिव साइड क्या है कि बीटा कार्बन वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन देता है, हाइड्रोजन को देता है, हाइड्रोजन यहां पे देता है, फिर ब्रोमीन रिप्लेस होता है। तो हाइड्रोजन इसने क्या किया कि प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। तो भाई बेस क्या होता है? बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, तो अल्फा कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। तो अगर न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो ये रिएक्शन कौन सा करवाएगा? एसिड। तो अगर यही सबस्टेंस जो न्यूक्लियोफाइल था अब अगर बीटा हाइड्रोजन ले रहा है तो ये एज अ बेस एक्ट कर रहा है। अगर ये बेस एक्ट कर रहा है तो ये करवाएगा एलिमिनेशन। ये क्या करवाएगा? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में दो एटम और दो ग्रुप ऑफ एटम क्या होते हैं? रिप्लेस होते हैं। तो भाई एलिमिनेशन रिएक्शन में यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यहां से ब्रोमीन होगा। तो इन दो कार्बन की क्योंकि दो वैलेंसी कम हो जाएगी तो ये आपस में क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। दूसरी बात, एलिमिनेशन रिएक्शन के जरूरी है कि बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम दो कार्बन होने चाहिए, कम से कम दो कार्बन होने चाहिए। और जो सेकंड कार्बन है जिसको हम बीटा कार्बन कह रहे हैं उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए क्योंकि वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, वो रिप्लेस होगा। तो अगर हम बात करें अल्फा कार्बन की तो अल्फा कार्बन जो है वो खुद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, तो वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। बीटा कार्बन जो है वो एज अ आपका उसके पास जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन डोनेट करने की कोशिश करेगा। तो हम ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे। तो आपकी अल्काइल हैलाइड में हमेशा दोनों प्रोडक्ट बनती हैं, सब्स्टिट्यूशन भी होती है, एलिमिनेशन भी होती है। ठीक है, कंडीशन चेंज करने पे हम एक को मेजर दूसरे को माइनर कर सकते हैं, एक को मेजर दूसरे को माइनर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आते हैं कि व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर रिप्लेस्ड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ मल्टीपल बॉन्ड।
तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो कार्बन एटम से दो ग्रुप रिप्लेस हो जाए, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि भैया ये चीज है, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई लगे हुए हैं, तो अगर हम एक्स वाई को यहाँ से हटा दें तो कार्बन कार्बन के दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एक एक वैलेंसी इनकी कम हो जाएगी, तो ये आपस में क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। इस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दीज आर रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो एक्स वाई निकले थे, अगर जोड़ दें तो एडिशन हो जाएगी, अगर रिमूव करें तो एलिमिनेशन हो जाएगी, तो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। उसके बाद टू सिग्मा बॉन्ड ब्रोकन होते हैं, यहां पे देखिए एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। दीज रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए हमारे पास बेस होना चाहिए, अगर आप अल्काइल हैलाइड की कर रहे हो, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स हैव टू रिएक्टिव साइड, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, अल्फा कार्बन जो है वो, और बीटा हाइड्रोजन विच इज एसिडिक। इन एलिमिनेशन रिएक्शन अ बेस रिमूव बीटा हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ अटैकिंग इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो अगर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, तो बेस की रिएक्टिव साइट ये होगी, इंस्टेड ऑफ व्हाट, अल्फा कार्बन। इसकी जगह पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है वही बेस है, जो चाचा है, जो भतीजा है वही भतीजा, वही चाचा। तो ये चाचा क्या करेगा कि हाइड्रोजन लेगा, अगर हाइड्रोजन लेता है तो फिर एलिमिनेशन कराएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। एज बीटा हाइड्रोजन नेसेसरी फॉर द एलिमिनेशन, हेंस इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर खाली सब्स्टिट्यूशन होगी। बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों एक ही वक्त पे होंगे, एक ही सबस्ट्रेट के साथ होंगे, एक ही कंडीशन पे होंगे। एक मेजर प्रोडक्ट होगी, दूसरी माइनर होगी। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, सॉल्वेंट, साइज ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विल डिसाइड वेदर एलिमिनेशन इज फेवर्ड ओवर सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन इज फेवर्ड ओवर एलिमिनेशन। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिनके हिसाब से एलिमिनेशन के दो मैकेनिज्म होते हैं, E1 और E2, बिल्कुल SN1 और SN2 की तरह E1 और E2 दो मैकेनिज्म होते हैं। चले भाई देखते हैं। अब एलिमिनेशन में E1 में क्या होगा, E1 में ये होगा, वही चीज आपके पास टर्शरी सबस्ट्रेट होना चाहिए, या आपके पास सेकेंडरी सबस्ट्रेट होना चाहिए, CH3 CHBr CH2 CH3, ठीक है। हमारे पास है सेकेंडरी ब्यूटाइल, पर हम क्योंकि वो करें, क्या करें, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर करें, तो हम टर्शरी सबस्ट्रेट लेंगे। एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी E1 रिएक्शन, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या यूज करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आप पोलर सॉल्वेंट यूज करते हो तो रिएक्शन एसिड हो जाएगा। अगर आप अल्कोहल थोड़ी कम पोलर सॉल्वेंट यूज करते हो, ठीक है, तो फिर आपकी एलिमिनेशन होगी और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मिलेगी ये वाली, प्लस मिलेगा आपको कबर और मिलेगा आपको H2O। ये तो मैकेनिज्म बनाएगा कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखें सबस्ट्रेट वही है, ठीक है, और उसके बाद बेस भी वही है और न्यूक्लियोफाइल भी यही है। तो सॉल्वेंट का रोल है कि अगर वाटर सॉल्वेंट यूज करते हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो, सॉल्वेंट जो है अल्कोहल यूज करते हो तो फिर एलिमिनेशन हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो इस तरह से सॉल्वेंट डिसाइड करेगा, टेम्परेचर डिसाइड करेगा, लिविंग ग्रुप डिसाइड करेगा, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिसाइड करेगा कि क्या होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो इसको हमने अल्कोहल में डिसॉल्व किया, ठीक है, हमने अल्कोहल में डिसॉल्व किया, भाई अब क्या होगा, इसके दो स्टेप होंगे उसी तरह से, क्योंकि ये यूनिमॉलिक्यूलर है, वैसे ही होगा, क्या होगा, 2 स्टेप। और 2 स्टेप में क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सिलो होगा, उसमें क्या होगी, आयनाइजेशन होगी,
वही स्टेप क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, उसमें ओनली क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा, निकलो बेस नहीं होगा, ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा कि आपका जो बेस है, अब न्यूक्लियोफाइल तो नहीं होगा, बेस होगा, बेस क्या करेगा, रिमूव प्रोटॉन, हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा, क्योंकि हेलोजन एटम पहले स्टेप में ही निकल चुका होता है, हेलोजन एटम पहले स्टेप में ही निकल चुका होता है। अच्छा चलें इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। तो मैकेनिज्म के दो स्टेप होंगे, मैकेनिज्म के दो स्टेप होंगे भाई। कौन सा, स्टेप वन, स्टेप वन क्या होगी, स्लो आयोनाइजेशन, जैसे SN1 में हो रही थी एग्जैक्टली सेम, तो स्लो आयोनाइजेशन कर दें भाई, CH3 CH3 CH3Cl, हमने इसको अल्कोहल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली क्या हुआ, आयनाइज हुआ, हमें मिला कार्बोनियम आयन CH3 CH3 ये मिला में कार्बोनियम आयन, और यहां से आपका जो क्लोराइड आयन है वो यहां से लिविंग ग्रुप की तौर निकल गया। अब स्टेप टू में, स्टेप टू अगर SN रिएक्शन होता, ठीक है, तो हम क्या यूज करते, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या करता कि यहां पे अटैक करता कार्बोनियम आयन पे, और हमें क्या मिलती, एक प्रोडक्ट मिलती, क्या मिलती, ये न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद CH3 और CH3 हमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलती। पर अगर हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं बेस, हम यूज क्या करें, बेस। तो बेस क्या करेगा, बेस इंस्टेड ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, वो क्या करेगा, वो जो है एक हाइड्रोजन लेगा, वो यहां से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां देगा, ठीक है। तो माइनस क्या होगा, वाटर, ठीक है। अब क्लोराइड आयन यहां से ऑलरेडी निकल चुका है, और यहां से क्या निकलेगा, वाटर, वाटर, और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे के आया, तो इसकी यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हमें जो कंपोनेंट मिलेगा वो मिलेगा CH3, C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। तो ये मैकेनिज्म है आपका SN1 का, कि ये स्टेप टू हो गया। स्टेप टू क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है, और स्टेप वन स्लो होता है। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K/X, बट बेस पे क्या होगा, जीरो पावर होगा, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए सेम ही चीज है, फर्स्ट स्टेप सेम है SN1 और E1 का, सिर्फ फर्क ये है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं तो वो उसका टारगेट ये कार्बन होगा, अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं तो बेस का काम इलेक्ट्रोफाइल को कार्बन देना नहीं, उसका काम होता है प्रोटॉन लेना। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, सॉरी बीटा हाइड्रोजन, 1 3 6 और 9, कोई भी एक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, कोई भी एक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसी तरह से प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। और SN2 में क्या होता है वो भी मैं आपको समझा दूं। SN2 में वही सीन के आपके पास लेस क्राउडेड सबस्ट्रेट होना चाहिए, या अगर आपके पास CH3 CH2Cl प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वही हम अल्कोहल सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3 CH2 और क्या मिलेगा आपको, और मिलेगा आपको KCl और H2, ठीक है। अच्छा इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, क्योंकि ये बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन एक ही स्टेप में होगा सब कुछ, तो भैया ये आपका इथाइल क्लोराइड, उसके बाद OH आइन एज द बेस, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो ये बेसवा, बेसवा जो है क्या करेगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, इस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो CH2, उसके बाद ये CH2 यहां पे लगा हुआ है क्लोरीन, होगा क्या कि ये बॉन्ड बनना शुरू होगा, ठीक है, यानी OH ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया, ये अपना पेयर इसको देगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन था,
और यहां से हेलाइड आयन, सारी चीजें एक ही वक्त हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर बन रहा है, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे के गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से क्लोराइड अपना अनशेयर्ड पेयर क्या, ये बॉन्ड पेयर लेके जाएगा। तो इधर क्या बनेगा कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और 2 ग्रुप रिमूव हो गए, तो कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद क्या मिला, क्लोराइड। तो क्लोराइड एंड पोटेशियम के साथ क्या बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, और वाटर जो है कैसे बना, यहां से बना, ठीक है। तो इस तरह से आपका SN2E2 रिएक्शन होगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, E2 रिएक्शन होगा। तो एक मरतबा, ठीक है, इधर देख लेते हैं कि इट इज 2 स्टेप यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। उसके बाद द फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसमें सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आयनाइज होती है, गिव कार्बोकेटाइन एंड लीविंग ग्रुप हैलाइड आयन। आयनाइजेशन occurs in polar solvent, hence increase in polarity of solvent favors even mechanism होगा, ठीक है। उसके बाद as only one molecule is involved in rate determining step, क्योंकि only एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर कहेंगे, ठीक है। और बेस की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करेगा। एज टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड E1 का फेवरेट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि फास्ट बीटा हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा, और आपको एक प्रोडक्ट मिलेगी, आपको एक प्रोडक्ट मिलेगी जिसमें डबल बॉन्ड बना हुआ होगा, ठीक है। तो यहां से ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो E2 में क्या होता है कि इट इज 1 स्टेप, सारा कुछ वही जो हमने किया, ठीक है। आखिरी चीज जो है वो ये है कि गिरगनार्ड रिएजेंट क्या होता है। व्हाट इज गिरगनार्ड रिएजेंट? तो साइंटिस्ट था विक्टर गिरगनार्ड। साइंटिस्ट कौन था? विक्टर गिरगनार्ड, जिसने एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूस किया था, अल्काइल क्या, आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, RMgX। तो भैया क्या होता है कि गिरगनार्ड रिएजेंट आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विथ जनरल रिप्रेजेंट RMgX। अब R आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप है, मैग्नीशियम हमेशा कांस्टेंट मेटल रहेगा, X आपका हेलोजन है, ठीक है। तो इसमें R जो है आपका, R कोई भी हो सकता है, इट कुड बी अल्काइल, इट कुड बी फिनाइल, इट कुड बी टर्शियरी ब्यूटाइल, कोई भी R हो सकता है, ठीक है। उसके बाद Mg तो फिक्स है, मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद क्या, हेलोजन। अब हेलोजन भी आपका कोई भी हो सकता है, इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरली R कोई भी अल्काइल ग्रुप, और एराइल ग्रुप सच एज फिनाइल वगैरह, मैग्नीशियम। उसके बाद हेलोजन कोई भी हो सकता है, ठीक है। R में भी अल्काइल ग्रुप, X में भी हेलोजन एटम, ठीक है। They were first prepared by Victor गिरगनार्ड। They are highly reactive important compounds from which almost all type of organic compounds can be prepared due to their importance and various synthetic applications। विक्टर गिरगनार्ड को नोबेल प्राइज दिया गया था। अब नॉर्मली हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन स्लो होते हैं। नॉर्मली हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन क्या होते हैं, स्लो होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसमें क्या होता है कि पोलैरिटी होती है कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड की। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, फिर हेलोजन पे नेगेटिव। तो इस बॉन्ड की, कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इससे बहुत सारे हम दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। अल्दो एक बात बताता चलूं कि गिरगनार्ड रिएजेंट जो है वो हमारे PMDC के सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी हम इसका थोड़ा ओवरव्यू कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको मैं सेव करता हूं। तो इसको प्रिपेयर कैसा किया जाए? प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, मान लें कि हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड है, हमने इसको मैग्नीशियम से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। ट्राई ईथर,
ड्राई मॉइस्चर फ्री और एनहाइड्रस ईथर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि गिरगनार रिएजेंट हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगर मॉइस्चर या पानी मौजूद होगा तो गिरगनार रिएजेंट जो है वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ड्राई ईथर होना चाहिए। मैग्नीशियम को प्रोटेक्ट करने के लिए दो फायदे हैं। एक तो मैग्नीशियम को प्रोटेक्ट करेगा ताकि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज ना हो जाए। दूसरा कि ये इनर्ट मीडियम है, गिरगनार रिएजेंट को प्रिजर्व रखेगा, किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं होने देगा। अब मिथाइल होगा क्या? होगा ये कि ये जो मैग्नीशियम है ये कार्बन और हेलोजन बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इसको हम जनरली RMgX यानी गिरगनार रिएजेंट कहेंगे। ठीक है, द गिरगनार रिएजेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड्स with magnesium metal in the presence of dry or anhydrous without water, moisture free, alcohol free या आपके पास ईथर होना चाहिए। ठीक है, the reaction is carried out in dry alcohol moisture free environment because गिरगनार reagent highly reactive, इनके साथ रिएक्ट करेगा। the reactivity order of alkyl halide वही होगा कि अल्काइल आयोडाइड जल्दी उसका बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो जल्दी मैग्नीशियम उसमें इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पारा गिवन, अगर आपके पास कोई भी एक ही हेलोजन ग्रुप है तो रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी कि छोटा ग्रुप कौन सा है। जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना मैग्नीशियम को अंदर घुसने में जो है प्रॉब्लम होगा। तो मैग्नीशियम को इधर आना है तो इधर अगर बड़े बड़े ग्रुप लगा देंगे तो वो ग्रुप क्या करेंगे? रिएक्टिविटी पे इफेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, इसको भी मैं सेव करता हूं। अब इसकी एप्लीकेशंस पे आते हैं कि हम इससे क्या क्या बना सकते हैं। तो सिंथेटिक एप्लीकेशंस में क्या चीज है? पहली बात यह है कि गिरगनार रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स देन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द हाई रिएक्टिविटी इज ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ कार्बन एंड मैग्नीशियम बॉन्ड। द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप मेक इट मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स electrophilic reactions centers. The most reaction shown by गिरगनार reagents are exothermic. ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस पहला रिएक्शन है। तो हम फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी एक ही गिरगनार रिएजेंट यूज करते हैं। से हमारे पास है मिथाइल मैग्नीशियम एंड ब्रोमाइड और हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो सिंपली हर रिएक्शन में आपने क्या करना है कि जो रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है उसको आपने उसका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर डिसाइड करना है। और इसमें मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे होती है नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या? होगा ये कि कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा इसके पॉजिटिव पार्ट को और वाटर वाला ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा। तो नई प्रोडक्ट क्या बनेगी? मीथेन प्लस मैग्नीशियम में ऑलरेडी क्या लगा हुआ था? ब्रोमीन। अब नई चीज क्या आ गई? वाटर। ठीक है, तो हमें क्या मिला? अल्केन। हमें क्या मिला? अल्केन। याद रखें करना क्या है? करना यह है कि आप जो रिएजेंट ऐड करना चाहते हो उसको दो पार्ट में तोड़ें, एक पॉजिटिव पार्ट, दूसरा नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अब यहां पे नेगेटिव चार्ज आपकी ब्रोमीन पे भी है, पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जिस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब भी आपकी नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आएगी, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो ये जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज कार्बन है, इट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन एनी हैलाइड। कोई भी हैलाइड है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी कार्बन की। तो जब इलेक्ट्रॉन देने की बारी आएगी तो कौन इलेक्ट्रॉन देगा? कार्बन देगा। कौन इलेक्ट्रॉन देगा बेटा? कार्बन देगा। ठीक है, हर रिएक्शन में ऐसा होगा कि कार्बन रिएजेंट के पॉजिटिव पार्ट के साथ और रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट मैग्नीशियम के साथ जुड़ के प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है बेटा, तो मैं सेव करता हूं। दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विथ अमाइंस। भाई अमाइन के साथ क्या होता है? अमोनिया एंड अमाइन। तो अमोनिया एंड अमाइन के साथ क्या होता है? पहले अमोनिया के साथ कर लेते हैं। चीज वही करनी है जो मैंने आपको बताया कि ये मिथाइल, ये मैग्नीशियम, ये ब्रोमाइड, अमोनिया, किस तरह से आप उसको सेपरेट करोगे? इस तरह से। होगा क्या? होगा ये कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। तो भैया ये हाइड्रोजन के साथ चिपकेगा और इसका नेगेटिव पार्ट जो है मैग्नीशियम के साथ चिपकेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा।
ये बॉन्ड टूट जाएगा, हमें मिलेगा क्या, मीथेन प्लस, तो मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन हमेशा जुड़ा रहेगा, नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का इधर आके जुड़ गया, ठीक है। तो यही होगा हर रिएक्शन में। अगर आपके पास क्या चीज है, अमाइन है कोई, मान लें आपके पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, आपने मीथेन अमाइन के साथ रिएक्ट करवाया, मीथेन अमाइन के साथ, होगा क्या, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, तो ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, तो ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये बॉन्ड भी, तो मिथाइल मिथाइल के साथ जुड़ के इथेन देगा, मिथाइल मिथाइल के साथ जुड़ के इथेन देगा। उसके बाद क्या चीज है, मैग्नीशियम ब्रोमीन लगा होगा, अमाइनो ग्रुप नया लग जाएगा, तो हमें अगेन अल्केन मिला, हमें अगेन क्या मिला, अल्केन मिला, ठीक है बेटा। इसको भी मैं सेव करता हूं, इसको भी मैं सेव करता हूं, आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्शन विथ अल्कोहल, अल्कोहल के साथ क्या होगा, अब देखिए ये आपका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस अल्कोहल कौन सा ले भाई, CH3OH लेते हैं, ठीक है। होगा क्या, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, तो ये मिथाइल आके हाइड्रोजन से चिपकेगा और मेथॉक्सी ग्रुप आके किससे चिपकेगा, मैग्नीशियम से, तो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगी वो मिलेगी मीथेन यानी अल्केन। उसके बाद हमें क्या मिलेगा कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, अब क्या जुड़ा, OH, सॉरी मेथॉक्सी ग्रुप, कहां से आया, अल्कोहल से, मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है बेटा। साइनोजन क्लोराइड क्या होता है, ये है आपका साइनोजन क्लोराइड, ठीक है। तो साइनोजन क्लोराइड में क्या होगा कि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट आप ऐड करोगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और साइनोजन क्लोराइड, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, होगा क्या कि नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ, प्रोडक्ट क्या बनी, प्रोडक्ट बनी मिथाइल साइनाइड। उसके बाद क्या हुआ कि मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन ऑलरेडी लगा हुआ था, अब क्या लग गया, क्लोरीन लग गया। अब तो सारे रिएक्शन एक जैसे हैं, सब में क्या हो रहा है, सब में ये हो रहा है कि जो कार्बन नेगेटिव चार्ज है वो रिएजेंट के पॉजिटिव से और रिएजेंट का नेगेटिव मैग्नीशियम से जुड़ के प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो इसको सेव करके अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक रिएक्शन नहीं किया हुआ तो वो भी कर लेते, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। तो अगर मैं यहां पे एक्स्ट्रा रिएक्शन करता हूं, रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड, तो मान लें आपके पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है। होगा क्या, होगा वही कि नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इसकी पॉजिटिव और ये नेगेटिव इसकी पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें मिलेगा क्या, इथेन प्लस क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दो ब्रोमीन हो गए, ठीक है। एक ब्रोमीन ऑलरेडी लगा हुआ था, दूसरा ब्रोमीन यहां से आके लगा। रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड, इसको भी देखते हैं। अब यहां से आगे जितने भी रिएक्शन है वे 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप्स में होंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। जरा गौर कीजिएगा इनके 2 स्टेप पे। तो रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड में क्या होगा कि ये हमारा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉर्मल्डिहाइड, ये चीज है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। होगा क्या कि इसका जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक है और ये न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। तो इसका कार्बन न्यूक्लियोफिलिक और इसका मैग्नीशियम इलेक्ट्रोफिलिक। अब होगा क्या कि ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी, ये जाके जुड़ेगा किससे, मैग्नीशियम से, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, ठीक है। और इसमें एक बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि मिथाइल ये वाला इसके साथ जुड़ा, इस कार्बन के साथ, इस
इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट गया, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो मैग्नीशियम आके यहाँ पे जुड़ गया। अब सेकेंड स्टेप में इसकी होगी हाइड्रोलाइसिस। तो भैया चार्जेस एक्सचेंज कर लें, चार्जेस एक्सचेंज कर लें, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव इसके ऊपर और इसकी नेगेटिव इसके ऊपर, तो हमें क्या मिलेगा, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल प्लस हमें क्या मिलेगा, हमें मिला मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ OH। तो जब भी आप फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट कराओगे गिरगनाट रिएजेंट को, तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। किसी भी और अल्डिहाइड से रिएक्ट कराओगे तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। अगर कीटोन से कराओगे तो आपको टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। अब ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर हमने यहां पे क्या यूज किया था, फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड ने क्या दिया, प्राइमरी अल्कोहल दिया। तो अगर मैं यहां पे CH3 लगा देता हूं, एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया, यहां पे CH3 हो जाएगा और यहां पे CH हो जाएगा, ठीक है। तो एक CH क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो अगर आप फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हो तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। अगर आप कोई भी और अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड के अलावा ऐड करते हो तो आपको सेकेंडरी मिलेगा। अगर आप कीटोन यूज करते हो तो आपको टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। टर्शियरी कैसे मिलेगा, देखिए कीटोन में क्या होगा कि CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, तो अब क्या होगा कि यहां पे भी CH3 आ गया भाई, यहां पे भी CH3 आ गया, ये हाइड्रोजन निकला, यहां पे भी CH3 आ गया, तो आपको क्या मिलेगा, टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। तो इस तरह से गिरगनाट रिएजेंट आपको फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल देगा, किसी भी और अल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन के साथ आपको टर्शियरी अल्कोहल देगा। तो आखिरी रिएक्शन करते हैं इसका, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। देख ले जरा रिएक्शन को, ये मिथाइल, ये मैग्नीशियम, ये ब्रोमाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में वही सीन है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव। तो भैया ये आके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी ये जुड़ेगा किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। तो हमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट मिलेगा ये C डबल बॉन्ड हो, इसका प्रिजर्व रहा या नीचे लगा दे, उसके बाद O माइनस हो गया, ये इसके साथ किसके साथ जुड़ जाएगा, ब्रोमीन के साथ, मैग्नीशियम के साथ, सॉरी Br। अब इसकी आप करोगे हाइड्रोलाइसिस, तो आप समझ सकते हो इसकी हाइड्रोलाइसिस से इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस, तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा और ये मैग्नीशियम के साथ जुड़ेगा। तो हमें मिला क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा, और उसमें एक कार्बन ज्यादा होगा, उसमें एक कार्बन ज्यादा होगा, किससे, जहां से गिरगनाट रिएजेंट की हमने शुरुआत की थी, एक कार्बन था, एसिड में 2 कार्बन। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले, तो इसके बाद आपकी फिजिक्स की क्लास होगी।